हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह, अनिल कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यूपीएससी के मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट मेंस में सिलेक्शन पाए हुए हैं वह इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो इसी के संबंध में बनाया जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए आप किस तरीके से तैयारी करें और क्या क्या जरूरी होता है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि इंटरव्यू जरूरी क्यों, पहला बात प्रश्न उठता है। इंटरव्यू जरूरी क्यों। मेंस का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की कॉपी चेक हो चुकी है, उसकी योग्यता को परख हो चुका है, परंतु इंटरव्यू के द्वारा नॉलेज ज्ञान की परख के अलावा उसकी पर्सनालिटी की भी टेस्ट होता है। क्या यह स्टूडेंट एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है या नहीं, और इंटरव्यू के द्वारा इसी की परख की जाती है। यानी इंटरव्यू जरूरी इस वजह से है कि देश के लिए और व्यक्ति के लिए इंटरव्यू के द्वारा यह आकलन किया जाता है कि एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स जिसके पर्सनालिटी के अंतर्गत एक ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू के साथ साथ इथिकल वैल्यू, मोरल अप्रोच और साथ ही साथ विविधताओं से भरे हुए सोशल स्ट्रक्चर में वह एक बेहतर रूप से कार्य कर सकता है या नहीं। यदि उस तरीके से बेहतर कार्य करने वाले ब्यूरोक्रेट्स और देश को मिलते हैं तो इससे हमारी देश की तरक्की होगी। साथ ही साथ यह व्यक्ति के लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान 3 स्टेप में पीटी, मेंस और इंटरव्यू है। पीटी में लगभग 4 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिसमें से 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और वह स्टूडेंट मेंस लिखते हैं। और फिर उस 10,000 में से 2,000 स्टूडेंट का लगभग सिलेक्शन होता है और 2,000 में से जितनी सीटें हैं उतना ही स्टूडेंट का सिलेक्शन करना होता है। अब हम इंटरव्यू इस वजह से उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि यदि हम इंटरव्यू में 70 से 75% नंबर लाकर चले आते हैं तो हम यह देखते हैं कि मेंस के एग्जाम में टॉप से लेकर के बॉटम तक स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। जो स्टूडेंट सबसे नीचे नंबर लाकर सिलेक्शन पाया है, यदि इंटरव्यू में उसका अच्छा नंबर आया तो वो डेफिनेट सेलेक्ट हो सकता है। यदि वह बीच में है तो अच्छा पद पा सकता है, और यदि टॉप में है तो वह और बेहतर करके पूरे देश में टॉप कर सकता है। इसी वजह से इंटरव्यू की तैयारी आपको इसी वजह से ज़रूरी है कि आप किसी भी पोजीशन में मेंस के नंबर लाए हैं तो हर हाल में आपका सिलेक्शन हो सके और इस प्रकार से आप फाइनल रूप से सिलेक्ट पा सकें। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इंटरव्यू के दौरान, तैयारी के दौरान घबराहट होती है। स्वाभाविक सी बात है, आप फाइनल सिलेक्शन से 2 कदम पीछे हैं तो घबराहट होगी, परंतु इंटरव्यू में घबराने की अपेक्षा उस घबराहट को धीरे धीरे समाप्त करते जाना चाहिए और समाप्त करते हुए हम अपने उस घबराहट को इतने कॉन्फिडेंस के रूप में तब्दील कर लें जिसे इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाने के बाद किसी प्रकार की घबराहट ना हो, और घबराहट ना होकर के हम इंटरव्यू बोर्ड को बड़े ही बेहतर तरीके से फेस कर सकते। यानी मेंस के रिजल्ट के बाद घबराहट होना, घबराहट को धीरे धीरे कम करना और कम करते हुए इस घबराहट को कॉन्फिडेंस के रूप में तब्दील कर देना, और इस कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड के समक्ष जाना और अपने इंटरव्यू को बेहतर करना, जिससे हमें 70 से 75% नंबर आसानी से आ सके और हम अपने सिलेक्शन को बेहतर सुनिश्चित कर सके। हर हाल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू क्या है। तो इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि अंदर के भी, यानी एक व्यक्ति आंतरिक रूप से किस प्रकार से सोचता है।
उसके अंदर कितना एथिकल वैल्यू है, वह कितना मोरल है, कितना ब्यूरोक्रेट्स के रूप में अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित करता है, उसके अंदर कितनी ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू है, और साथ ही इस विविधताओं से भरे हुए समाज में बड़े बेहतर तरीके से कैसे कार्य कर सकता है। इसी वजह से इंटरव्यू लिया जाता है और बोर्ड के द्वारा एक-एक पक्ष को बड़े ही बेहतर तरीके से ध्यान में रखकर इन चीज़ों को परख होती है और उसी आधार पर उसको इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर वह सारे ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर हैं जो कि एक स्मार्ट ब्यूरोक्रेट्स उसे बना सकते हैं। SMART यानी उस प्रत्येक का वैल्यू है। एस का मतलब सिंपल, एम का मतलब मोरल और ART का भी है, और उसी तरीके से एक स्मार्ट गवर्नेंस को स्थापित करने में उसकी पर्सनालिटी कितना बेहतर रूप से स्थापित हो सकती है, बेहतर रूप से देख सकती है, और इसी सारे विविधताओं से भरे हुए चीज़ों में हम यह देखने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चौथा, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है? इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है? यह बोर्ड देखने की कोशिश करता है कि इंटरव्यू के दौरान आप कितने सजग हैं। यानी एक इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट को सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के कान नाक सब कुछ खुले होते हैं। बोर्ड जब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं, परंतु उसी दौरान बोर्ड के कोई मेंबर दूसरा क्वेश्चन कर दिया तो तुरंत आपको उसके जवाब क्वेश्चन को सुनकर अपने जवाब को वहीं रुक कर फिर उनके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है जो जवाब आप दे रहे हैं उसे बोर्ड संतुष्ट हो चुका हो सकता है कि उस जवाब को बोर्ड सुनना नहीं चाह रहा हो। यानी एक जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और किसी प्रकार के बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यानी आपके आंसर में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इस सारी व्यवस्था के द्वारा यह देखने की कोशिश की जाती है और आपकी पर्सनालिटी की परख होती है, और क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से आप दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं, यह देखा जाता है। और इंटरव्यू देने का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि आप आधे घंटे के अंदर किस तरीके से बोर्ड को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक-एक कार्यशैली पर बोर्ड के द्वारा नज़र रखी जाती है। एक-एक कार्यशैली को बोर्ड के द्वारा देखा जाता है और उसके द्वारा परख की जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी में कितनी ब्यूरोक्रेटिक लुक है, कितने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। आप ऐसा तो नहीं कि आप अपने आँखों के द्वारा बार-बार क्रोध को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी पर्सनैलिटी में उस तरीके का क्रोध आ रहा है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुकूल इस तरीके की घटनाएँ होती रहेगी, और इसी कारण से जब इंटरव्यू देने जाएँ तो आप सजग रहें, जागरूक रहें और अपनी योग्यता का प्रदर्शन बेहतर करें, किसी प्रकार का बनावटीपन का दिखावा न करने की कोशिश करें। अब प्रश्न उठता है कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करें? तैयारी कैसे करें? तो तैयारी का पहला सिस्टम होता है ड्रेसअप। ड्रेसअप आप देखते हैं कि फ़िल्मों में विभिन्न रोल के अनुकूल उनके ड्रेसअप की तैयारी की जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी कोई काम कर रही है फ़िल्मों में और उसका कोई सीईओ है, तो उसी तरीके को उसके ड्रेसअप में दिखाया जाता है। यदि फ़िल्म का हीरो और हीरोइन कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उसी तरीके के ड्रेसअप उनको दिया जाता है, और फिर वहीं पर विलेन जो है उस तरीके का ड्रेसअप दिया जाता है, और अन्य व्यक्ति के रोल भी उसी के अनुकूल डिफाइन किया जाता है। तो उसी तरीके से आपको भी अपने इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष एक ड्रेसअप करके जाना चाहिए, और यह ड्रेसअप मेल के लिए किस तरीके से होगा, फीमेल के लिए किस तरीके से होगा, क्योंकि यही ड्रेसअप के द्वारा इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आप अपने आप को बी पॉजिटिव रूप को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लुक इज द लास्ट लुक। जब आप इंटरव्यू देने के दौरान बोर्ड मेंबर के रूम में प्रवेश करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी का पहला लुक यहीं से शुरू होता है।
और जब पहला लुक ही आपको बेस्ट होगा, तो आगे बोर्ड के समक्ष आप सरल सुबोध तरीके से प्रस्तुत हो सकते हैं और बोर्ड के समक्ष आप अपने को बी पॉजिटिव रूप से प्रेजेंट कर चुके होते हैं। तो बोर्ड भी बी पॉजिटिव रूप से सारे सिस्टम के अनुकूल आपके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से ड्रेसअप को आप बड़े ही बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करें और इस ड्रेसअप के अंतर्गत जूते से लेकर शर्ट कोट तक आता है। साथ ही साथ कभी-कभी देखेंगे कि लोग कहते हैं कि चश्मा पहन करके जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल जाना चाहिए, परंतु चश्मा यह प्रदर्शित करता है कि आपके 25-26 वर्ष की उम्र में आपकी आँख में कोई कमजोरी है। शौक से यदि चश्मा पहन करके बोर्ड के समक्ष गए हैं तो वह नेगेटिव होगा, लेकिन मजबूरी में आप चश्मा पहन करके गए हैं तो पॉजिटिव होगा। परंतु बोर्ड यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन करता है तो उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप चश्मा पहन करके गए हैं तो उसका फ्रेमिंग एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए, जिससे कि वह नरगल किसी प्रकार का न लगे और बोर्ड उसे बी पॉजिटिव लो और किसी प्रकार का क्वेश्चन करता है तो उसे बड़े ही बेहतर तरीके से आपको सुलझाना होगा। दूसरा होता है एंट्री एंट्री और एंड आउट होना। जब बोर्ड से आप इजाजत लेते हैं कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय, तो जब तक बोर्ड नहीं करेंगे हाँ आ सकते हैं, तो आप इन करने के बाद बोर्ड मेंबर को विश करते हैं। आप विश करने के बाद आप तब तक खड़े रहते हैं जब तक बोर्ड मेंबर बैठने के लिए नहीं कहे। अब बोर्ड मेंबर बैठने के लिए कहता है तो उसके थैंक्स बोल करके आप बैठना की शुरुआत करते हैं और यह चीज भी एक बी पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। यदि इस तरीके के बी पॉजिटिव इन्वायरमेंट को आप क्रिएट करते हैं तो आपके आगे के बीच वाला जो माध्यम होता है, जो क्वेश्चन आंसर का होता है, वह बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को देखने के बाद बोर्ड मेंबर यह समझ जाता है कि इसके अंदर वो सारे ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू है, एक स्मार्ट ब्यूरोक्रेट्स बनने के सारे गुण हैं। तब जाकर के वो क्वेश्चन बड़े ही सरल और फ्रेंडली टॉकिंग के अंतर्गत कन्वर्ट कर देते हैं। आज जैसे सारे सिस्टम नहीं होते हैं तो फ्रेंडली ना होकर के आपके साथ अलग तरीके का व्यवहार करने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, शुरुआती दौर में ही आपका क्वेश्चन खराब होने लगता है, आपके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है और धीरे धीरे इंटरव्यू आपके खत्म हो जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन इंड होने के बाद आप आउट होते हैं तो यहाँ बोर्ड मेंबर बोलता है या चेयरमैन पर्सन बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो। तो आप तुरंत खड़े होकर के थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे, और आप इस तरीके से उनके कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको यह नहीं लगे कि यह स्टूडेंट हमें इग्नोर करके जा रहा है। तो यानी इन होने के दो पक्ष, क्वेश्चन होना और आउट होना, इन दोनों पक्ष के अंतर्गत भी एक बी पॉजिटिव इन्वायरमेंट जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो वह एक सार्थक दिशा देता है। और जैसे ही सार्थक दिशा देगा तब तीसरा आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से। तो हमेशा यह ध्यान रखने की कोशिश करें कि क्वेश्चन को आप दो स्तर पर कर सकते हैं, क्वेश्चन को दो स्तर पर कर सकते हैं। एक इंट्रा पर्सनल कर सकते हैं और एक इंटर पर्सनल कर सकते हैं। इंट्रा पर्सनल क्वेश्चन हमेशा स्वयं के द्वारा इटसेल्फ किया जाता है और स्वयं के द्वारा ही उसका एनालिसिस किया जाता है। यानी आप अपने मोबाइल के द्वारा स्वयं ही क्वेश्चन एराइज करते हैं और स्वयं ही उसका जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद फिर मोबाइल से वह आप सुनने की कोशिश करते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपने अपना जो जवाब दिया उससे क्या आप संतुष्ट हैं और उस जवाब में क्या लैंग्वेज बेहतर यूज किया गया है, क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन बेहतर किया गया है, सेंटेंस जो बोल रहे हैं वह बड़ा बेहतर है कि नहीं है। और इन सभी चीज़ों के द्वारा आप अपने को जज कर सकते हैं। यानी यह इंटरव्यू के द्वारा आप स्वयं ही अपनी सारी एनालिसिस कर सकते हैं। और जब आपके द्वारा एराइज किए गए क्वेश्चन और उसका दिए गए जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो आप यह कैसे मान लेते हैं कि बोर्ड संतुष्ट हो जाएगा?
क्योंकि उस दौरान भाषा शैली कितना है, उसमें कहीं किसी क्वेश्चन में बायस तो नहीं हुए हैं, उसका आंसर एक पक्षीय तो नहीं हो गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कभी भी एक पक्षीय नहीं होता। वो जिस जिले में पोस्टिंग होगी, उस जिले के सारे लोग, चाहे वह किसी भी लैंग्वेज का हो मानते हो, किसी भी रीति रिवाज को मानते हो, किसी भी जाति के हो या किसी भी विशेषताओं को मानते हो, वो सभी आपके अंदर में आएंगे। तो इसी वजह से किसी भी क्वेश्चन को आप मध्यम मार्ग के रूप में ही दे सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप अभ्यास करने की शुरुआत करते हैं, तो इससे आप स्वयं अपने एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या मेरा आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तब जाकर के आपको दूसरे पक्ष में आने की जरूरत होती है, और यह जो होता है मित्रों और विषय विशेषज्ञों के बीच होता है। विशेषज्ञों के बीच से होता है। आप यह भी कर सकते हैं कि कुछ मित्रों के बीच उनके द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आप जवाब दें, और मित्र लोग यह एनालिसिस करें कि आपका क्वेश्चन कितना सुटेबल है। परंतु मित्र लोगों का भी, फ्रेंड सर्किल का भी नॉलेज साफ सुथरा होना चाहिए। यदि वो नॉलेज साफ सुथरा है तो आप वहाँ बेहतर आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है। परंतु यह मित्र मंडली आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर ही नहीं निकाल पाए, वो लोग आपस में ही उलझने लगे, तो इसका मतलब वह आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो सकता, बल्कि इंटरव्यू की तैयारी से और आपको वहाँ दिक्कत होने लगी, एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि विषय विशेषज्ञों के साथ आप रह करके इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो एक ज़्यादा सार्थक दिशा दे सकता है। इस इंटरव्यू में सबसे जरूरी है कि स्टूडेंट को एक टीचर के साथ प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय देना चाहिए, क्योंकि टीचर जब कोई क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर देंगे, तुरंत उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए वो आप बताएगा, तो धीरे धीरे आपको इंटरव्यू के संबंध में तैयारी शुरू हो जाती है। और ये भी तैयारी के दौरान आप हमेशा यह देखने की कोशिश किए कि स्टूडेंट को दो स्तर पर करना चाहिए, एक फेसिंग स्तर पर, एक मेकिंग स्तर पर। तो मेकिंग स्तर पर इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि मेकिंग स्तर का मतलब हो गया कि आपको एकदम अपने आप में चेंज कर देना, और यह पॉसिबल ही नहीं होता कि एक व्यक्ति जो 25, 26, 28 वर्ष तक का लाइफ जिया है, उस लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दे। तो जब बिल्कुल ही चेंज करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटरव्यू देने की अपेक्षा आपको हानि पहुंचाने लगेगा, और नंबर मिलने की अपेक्षा वह नंबर कम मिल जाएंगे। परंतु फेसिंग स्तर पर जो आपके पर्सनालिटी का पार्ट है, जो आपके पर्सनालिटी का पार्ट है, उस पार्ट में एज ए इंटरव्यू डिमांड, माने इंटरव्यू का जो जो डिमांड है, वो डिमांड के अनुकूल धीरे धीरे परिवर्तन करना, धीरे धीरे चेंज करना, और चेंज करते करते वही जो घबराहट है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के रूप में तब्दील कर देना, और कॉन्फिडेंस के रूप में तब्दील करके जाकर के बोर्ड के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर देना। उस कॉन्फिडेंस में कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए, कभी भी कुछ चीज क्वेश्चन पर बायस नहीं होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब बड़ी शिथिलता के साथ देना चाहिए। यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसका आंसर यही होगा, तो सॉरी बोल करके सर मेरे नॉलेज में यही हो सकता है कह देना चाहिए। क्योंकि कभी भी बोर्ड मेंबर से आप रिक्वेस्ट करके नंबर नहीं पा सकते, ज़्यादा बायस होकर के नंबर नहीं पा सकते, आप क्वेश्चन को जवाब सही दे करके ही नंबर पा सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक लुक यही होता है, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के लिए कार्य करना है, पब्लिक के साथ झगड़ा आपको नहीं करना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंटरव्यू की तैयारी इसी स्तर पर ज़्यादा होती है, और यही धीरे धीरे घबराहट कम करते करते एक बार कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और धीरे धीरे जब 2-3 मौका आप देते हैं तो वह कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आपको आ जाता है, तो बोर्ड को आपको फेस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इसी वजह से इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पर्सनालिटी जो अभी तक स्टेबल हो चुकी है, उस स्टेबल पर्सनालिटी में इंटरव्यू के डिमांड के अकॉर्डिंग क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या-क्या किए जा सकते हैं, जिससे हमारा इंटरव्यू बेस्ट हो और हमें 70 से 75% नंबर आए, क्योंकि वहाँ नंबर लेना होता है। तब प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से और कैसे? तब लास्ट प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन का रूप कैसे होता है? और ऐसा आप कहीं नहीं जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आपकी पढ़ाई के दौरान गुजरे हुए हैं, तभी जाकर के आप दे रहे हैं। यानी आपके पास एक हॉबी से संबंधित क्वेश्चन होगा,
जो बचपन से लेकर के 26-27 वर्ष तक के उम्र में बड़े ही बेहतर तरीके से किए हैं। इस हॉबी को बनावटीपन हॉबी के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाता। पीसीएस में तो बनावटीपन हॉबी चल भी जाता है, लेकिन यूपीएससी में बनावटीपन हॉबी नहीं चलता, क्योंकि वह बड़े ही एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, आपको तुरंत पकड़ लेंगे। और नहीं तो बनावटीपन हॉबी बनाना है तो उसमें बार-बार एक्सरसाइज करें, जिससे वह किसी प्रकार के जवाब देने में आपके चेहरे पर, आपके बॉडी लैंग्वेज पर नहीं दिखाई दे। हिटलर ने कहा था कि किसी भी झूठी बातों को इतने दमदार तरीके से प्रस्तुत करो कि वह सच प्रतीत होने लगे। कभी-कभी देखते हैं फिल्मों में कि झूठ बोलने वाले मशीन के समक्ष जब कोई व्यक्ति हाजिर होता है, तो वह इतना अभ्यास कर चुका होता है कि उस क्वेश्चन का जवाब वह वही देता है जो देना चाहता है, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज करने से वह उसके बॉडी में और उसके लैंग्वेज में वह शामिल हो चुका है। तो क्वेश्चन में किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती है और वह सच बोलने लगता है और मशीन भी उसको नहीं पकड़ पाता। तो कहने का मतलब आपकी हॉबी को बेहतर तरीके से आप स्थापित करने की कोशिश करें। दूसरा, आपको बायोडाटा, आपने मैट्रिकुलेशन किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन 3 साल किए, पीजी 2 साल किए, इसके अलावा भी कोई डिग्री लिए, कहीं से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं जहाँ 4 साल आपने समय दिया, तो जहाँ पर 4 साल समय दिए उस कॉलेज के विषय में बेहतर आपको जानकारी होनी चाहिए, उस शहर के विषय में बेहतर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर 4 ईयर दिए हैं, 4 साल अपने समय व्यतीत किया है, उसके विषय में उतनी जानकारी आपको नहीं है, तो एक एज ए ब्यूरोक्रेट्स कहीं भी आपकी पोस्टिंग 3 साल के लिए कर दी जाएगी, हो सकता है 2 साल में भी आपको पोस्टिंग हटा दिया जाएगा। उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन किस तरीके से है, कितने प्रखंड है, कौन-सी भाषा है, इसकी तो तुरंत आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको कार्य करने में सरल सुबोध हो। तो यदि जहाँ पर 4 साल आपने इन्वेस्ट किया है, उसके विषय में बेहतर तरीके से नहीं जाने और वहाँ के विषय में कोई बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछता है और आप जवाब नहीं देते हैं, तो यह नेगेटिव होगा, क्योंकि 4 ईयर का समय बड़ी काफ़ी होता है। कॉलेज के विषय में जानना, वहाँ के एनवायरनमेंट के विषय में जानना, उस शहर के विषय में जानना, जिस राज्य से के निवासी उस राज्य के विषय में जानना, ये सारी चीज़ बड़े ही बेहतर तरीके से आपको जानना पड़ेगा। जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उस जन्म के वाले स्थान के विषय में नहीं जान रहे, उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? उस जिले का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? क्या उस जिले में किसी प्रकार की घटना हुई जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई है, जो प्रत्येक व्यक्ति के ज़हन में है? कोई गोरखपुर से बिलॉन्ग करता है और चौरी चौरा घटना के विषय में नहीं जानता है, तो यह तो गलत होगा। कोई गोरखपुर से इंजीनियरिंग कर रहा है और इस सारी घटनाओं के विषय में नहीं जानता है, तो गलत होगा। वो बिहार से बिलॉन्ग करता है, बिहार की राजधानी पटना के विषय में नहीं जानता है, तो यह गलत होगा। तो यानी बायोडाटा को भी बड़े बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा और उसकी एक-एक एंगल को बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जहाँ पर आप 4 से 5 साल का समय व्यतीत करते हैं, उसके विषय में आपको जानना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं, तो यह आपके लिए गलत होगा। बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यह गलत नहीं है। उसी तरीके से आपको तीसरा पक्ष आता है सिलेबस। और जिस एग्ज़ाम में हमने पीटी के सिलेबस और जिस एग्ज़ाम में मेंस के सिलेबस और जिस एग्ज़ाम में ऑप्शनल, जिस एग्ज़ाम में एसे का पेपर देकर मेंस क्वालीफाई किया है, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 पार कर चुके हैं, उसके विषय में आपके पास जानकारी है, आप उसको बड़े ही बेहतर तरीके से जानते हैं और उस बेहतर तरीके से जानकारी के दौरान आप यदि आंसर को बेहतर तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो यह गलत होगा। अब इसी आंसर में 2 तरीके के आंसर हो जाएँगे, एक क्लोज़ सर्किट होगा, एक ओपन सर्किट होगा। क्लोज़ सर्किट के अंतर्गत आप कुछ डाटा, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात की जाएगी, तो वहाँ पर आप नो बोल सकते हैं कि सर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। परंतु जब ओपन सर्किट के अंदर बात की जाएगी, कोई एडवाइस की बात की जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या लाभ हुआ? क्यों ऑपरेशन सिंदूर को
बड़ी जल्दी रोक दिया गया, तो उसके संबंध में आपको अपने विचार, अपनी ओपिनियन देना पड़ेगा। किसी ऑप्शनल से संबंधित कोई कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे 600 500 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में लिखा जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अपनी ओपिनियन देना पड़ेगा। परंतु उसी ऑप्शनल से संबंधित कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें आप नो बोल सकते हैं कि सर प्लीज सर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब इस आंसर के ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्वेश्चन में भी आपको गोल्डन एज, गुप्त काल को गोल्डन एज कहा जा सकता है या नहीं। अब इसमें नो आप नहीं बोल सकते हैं। कहा जा सकता है तो लॉजिक देना पड़ेगा, नहीं कहा जा सकता है तो लॉजिक देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको आंसर संतुष्ट होगा, वरना आंसर संतुष्ट नहीं होगा। इसी वजह से ये चीजें होती हैं। इसके अलावा है करेंट अफेयर। इसमें नेशनल भी होंगे, इंटरनेशनल भी होंगे, और कुछ ऐसे करंट अफेयर राज्यवार भी होंगे जिसका इम्पैक्ट आपके नेशनल पर पड़ता हो। बिहार चुनाव, वोट चोरी, चुनाव आयोग की भूमिका, क्या एक सार्थक रूप से आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को मध्य मार्ग अपनाने की जरूरत है। इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी बायस होने की जरूरत नहीं। जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल जो व्यवस्था चल रही होती है, वो हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि आप उसी का अंग बनने जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं है। और जब उसे बाहर नहीं है तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा होता है कुछ हाइपोथेटिकल भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आपके सिचुएशन के अनुकूल हैंडल करने की क्षमता है या नहीं, इसको देखा जाता है। और उस हैंडल करने में कहीं आप संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, तो उस हमेशा उसमें मध्य मार्ग अपना करके देखा जाता है, उसमें संविधान की रक्षा करके देखा जाता है। कभी कभी देखेंगे कि तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंधित है और वहां पर आपने पीएचडी भी किया है, तो आप एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, फिर आप सिविल में क्यों आना चाहते हैं। तो उसका बड़ा ही सरल सुबोध तरीका आप ढूंढ सकते हैं कि सर हम अपने नॉलेज को बड़े ही बेहतर तरीके से सिविल में आकर के प्रत्येक क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्य करने की बड़ा क्षेत्र मिलेगा, जबकि वहां पर एक ही क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कुछ अपने नॉलेज को दे सकते हैं, बाकी क्षेत्रों में भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई एक क्षेत्र मिलेगा। यानी यहाँ कार्य करने की बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ काम करने की छोटे एरिया होगा। इसी वजह से हमने इस फील्ड को चुनाव करने की कोशिश की। तो यानी इस तरीके के तुलनात्मक प्रश्नों में बड़ा ही सरल और सटीक आंसर दे दिया जाता है, और बार बार वह दबाव डाल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो वहां से निकलने की भी संभावना करने की कोशिश की जाती है, वहां उलझा नहीं जाता। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप कहीं के डीएम हैं और आप पत्रकार आकर के बार बार आपसे सवाल कर रहा है और उस सवाल में आपको उलझा करके कुछ गलत बयानाबाजी कराने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। सॉरी दोस्त, आज का इंटरव्यू ओवर हो गया, फिर कल मिलते हैं। क्योंकि एक पक्ष का 100% कोई सटीक आंसर होता ही नहीं है। तुलनात्मक क्वेश्चन को हमेशा प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखा जाता है कि 60-40 का रेशियो है या 49-51 का रेशियो है। इसी वजह से जवाब को हमेशा सॉलिड देने की कोशिश करें। तो इतने पक्षों, अब आप इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी लड़के सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। और इंटरव्यू की तैयारी इस आलोक में यदि करने की कोशिश आप करते हैं तो बड़ा ही सार्थक दिशा के साथ आप अपने आप को बेस्ट रूप से इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ऑप्शनल हिस्ट्री के संबंध में कुछ क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं, उस क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए। उसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम लोगों के एक्सपर्ट आकर के आपसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे जिसका लाभ आपको मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।